हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो आइए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, मोल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए। मोल अभी तक हम लोग जो सीखा है उसको अब हम फाइनली अप्लाई करेंगे जब कोई हम सॉल्यूशन बनाते हैं। हमने सॉल्यूशन में चीनी डाल दी, हमने सॉल्यूशन में नमक डाला। कहने का मतलब क्या है कि हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी था, इसके अंदर 100 ml वाटर। एक और बीकर ले लिया, उसके अंदर 100 ml वाटर। ओके, हमने क्या किया, इसके अंदर 1 टीस्पूनफुल शुगर डाल दी। इसके अंदर भी हमने क्या किया, 1 की जगह 1 + 1 2 टीस्पूनफुल शुगर डाल दी। मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा मीठा होगा, क्विकली आंसर आ जाएगा ये वाला। ए और बी में से कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अब अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं बी वाला क्यों ज़्यादा मीठा होगा, तो आप लोग आंसर दोगे सर हमने इसमें 2 चम्मच शुगर डाल दी है। ओके, लेकिन क्लास केमिस्ट्री में ये जो अमाउंट है हम लोगों ने मोल पढ़ा हुआ है, तो सारी जो बातें होती हैं वो मोल्स की टर्म में होती हैं। कितने मोल डाल दिए, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार शुगर डेट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है मीठा, इसके तुमने C6H12O6 एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। अच्छा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, कैलकुलेट करना। चलो वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखते हैं हम लोग। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि 2 टीस्पूनफुल शुगर डाल दी है, तो आखिरकार इसके अंदर ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। और केमिस्ट्री में अगर आप जब कहोगे तो ये नहीं कहोगे कि इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी है, तुम कहोगे सर इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स कम हैं। यानी कि हम लोग जो 2 चम्मच ज़्यादा है, इसको एक और भाषा में बात करें कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। सुना होगा, इसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन कम है। और इस कंसंट्रेशन को, इस अमाउंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। बस यही सीखना है हमें, किस तरीके से कोई सॉल्यूशन हम बनाया हमने, उसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया। अच्छा, शुगर को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट। ओके, और जो सॉल्यूशन है यानी कि जो वाटर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये बना जाकर के हमारा सॉल्यूशन। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट एंड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यहां पर जनरली हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसके अंदर अमाउंट पूरा क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं कहने के। एक तरीका क्या है, इसके अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा है। दूसरा तरीका क्या कहेंगे हम लोग, इसके अंदर चीनी के मोल्स ज्यादा हैं, इसके अंदर चीनी के मोल्स कम हैं। अब कितने कम कितने ज्यादा, ये जो हम कंसंट्रेशन को, क्वांटिटी को ये ना कह करके कि इसके अंदर 2 चम्मच चीनी पड़ी है और इसके अंदर 1 चम्मच चीनी पड़ी है, बल्कि इस कंसंट्रेशन को हम कहें इसके अंदर मोल्स ज्यादा है, इसके अंदर मोल्स कम है। ये जो मोल की टर्म्स में हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसी के बारे में आज का लेक्चर होने वाला है सारा। केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा कंसंट्रेशन को, यानी कि किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना चीनी, कितना नमक, कोई सॉल्यूट उठा लिया है उसको कितना डाल दिया है, ठीक है, तो वो सारा हम लोग किसकी टर्म पढ़ेंगे, मोल की टर्म में। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे। ओके, रब कर देते हैं इसको, थोड़ा सा मोल को और देख लेते हैं कि आखिरकार अभी तक हमने जो तरीका सीखा था मोल का वो क्या था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमको एक चीज पता थी, मैं कहता था कि मेरे पास सपोज CO2 है, ठीक है, मैंने कहा कि CO2 का एटॉमिक वेट 44,
है ना, 12 ग्राम ये है, ये कितना होता है 16 ग्राम, इसके 2 हैं, 16 इंटू 2 32 12 44 44 ग्राम। अब मैं कहूँ कि मैंने 11 ग्राम CO2 ली है, तो 11 ग्राम CO2 ली है, तो ये 11 ग्राम CO2 कितने मोल्स हो गए हैं जो अभी तक हमने सीखा है। आप लोग क्या करेंगे, आपको एक चीज़ पता है 1 मोल में CO2 कितने ग्राम होंगे 44 ग्राम, बिल्कुल ठीक। तो 11 ग्राम में कितने मोल होंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि जिस चीज़ को निकालेंगे उसको राइट साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ मोल निकालने हैं। तो 44 ग्राम के अंदर 1 मोल होंगे, तो बताओ 11 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे। हमने कह दिया x मोल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, और ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू 11/44, तो वैल्यू आ गई 1/4, 0.25 मोल। ओके, अब जरा गौर से देखो क्लास, ये जो वैल्यू निकल के आई है x, तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे, ये क्या निकाला हमने, नंबर ऑफ मोल्स। आज से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे n से। ओके, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से, ध्यान रखना। और जरा गौर से देखो, अगर देख पाओ तो ये क्या चीज निकल के आई है, ये क्या थी, डेट इज गिवन मास एंड डेट इज मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये बन गया हमारे पास मोल का एक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब से अगर मास है तो हम लोग गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अगर लीटर है तो भी लगा सकते हैं, गिवन लीटर होगा ये, और ये कितना होगा नीचे 22.4, 1 मोल की वैल्यू होगी ये। पार्टिकल्स की टर्म में है तो ऊपर क्या हो जाएंगे, गिवन पार्टिकल्स, और 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मास है ना, लीटर। तो ध्यान रखना, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल को। ठीक है, ये देखो, ये क्वांटिटी भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 मोल को। ये क्वांटिटी भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 मोल को। मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो भी किसका होगा, 1 मोल का ही मॉलिक्यूलर मास होगा। 1 मोल का 44 होता है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। अब से हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये प्रैक्टिस के लिए था, समझने के लिए था, ये ना लगे डायरेक्टली गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का अप्लाई करेंगे। क्लियर होगी बात, ओके। रब कर देते हैं इसे, नोट करना है तो नोट कर लो, ओके। अब देखते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बीकर ले चुके हैं हम लोग, ठीक है, उसके अंदर 100 ml या कुछ पानी है, वाटर है, ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और इसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूट डाल दिया है। अब मैं पहले बताया था कि इस सॉल्यूट को हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने 1 चम्मच 2 चम्मच, हो सकता है चुटकी भर डाला हो, लेकिन चुटकी भर भी नहीं कह सकते हम लोग। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कितना मोल डाला हुआ है, कितना मोल डाला हुआ है। और जब हम लोग मोल की टर्म में बात करते हैं, तो मोल की टर्म में जब हम इसकी कंसंट्रेशन बताएंगे तो उसको बताने के 2 तरीके हैं। वन इज मोलैरिटी। मोलैरिटी देखो शब्द का मतलब समझ लो, जैसे अभी मैंने तुम लोगों से कहा था कि 1 चम्मच 1 टीस्पून और 2 टीस्पून, बड़ा आराम से समझ में आता है, अरे सर 2 चम्मच है, 2 चम्मच चीनी हो गई। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन, कितनी ज्यादा मात्रा, कंसंट्रेशन मतलब समझ रहे हैं ना, कितनी ज्यादा हमने इसमें चीनी डाल रखी है, वही जो कंसंट्रेशन है, वही जो अमाउंट है। मोलैरिटी क्या बता रही है हमको, अमाउंट रिप्रेजेंट
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in a solution in terms of moles। केमिस्ट्री में बस यही है, मोल्स की टर्म्स में बताएगी कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। अब मोलरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल एम होता है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये तो कहेंगे भाई कितने मोल्स हैं, और हमने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है, उन मोल्स को हम लोग ना 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करेंगे। 100 ml नहीं, अगर 100 ml है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको उसको रिप्रेजेंट करना है। मोलरिटी में एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बात समझ में आई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब जरा इसकी हम लोग अगर यूनिट देखें तो यूनिट क्या बन जाएगी? मोल्स, मोल ऊपर है, और पर लीटर। तो ध्यान रखना, अगर अब से कभी सपोज ऐसा लिखा हुआ आता है 2 मोल पर लीटर का ये सोल्यूशन है, तो समझ जाना देखते ही दिस इज व्हाट इज मोलैरिटी। ये क्या है? ये मोलैरिटी है। ठीक है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले लेते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है, अपना एग्जांपल दे रखा है उसमें। ओके, तो ये एग्जांपल है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1.7। प्रॉब्लम नंबर 1.7 चेक कर सकते हो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। क्या कह रहा है वो? प्रॉब्लम 1.7 हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए परेशान ना हो बिल्कुल भी। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। डिसॉल्व किया 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml। मतलब इतना वाटर था कि 250 ml बन जाए। टोटल सोल्यूशन कितना बन जाए? 250। तो सोल्यूशन कितना है? 250 ml। ओके, अब अगर हम इसको देखते हैं गौर से, और ये था क्या हमारे पास? NaOH। NaOH। अब जरा यहां पे देखो, ये जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसको थोड़ा सा समझना। फॉर्मूला तो बच्चा याद कर लेता है, और न्यूमेरिकल लगाना कई बार बच्चा नहीं जान पाता है या फिर नहीं आता है, तो इसको समझो। हमको क्या कैलकुलेट करना है? वो बोल रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी। तो वो लगाओगे कैसे? अप्रोच कैसे करोगे? मोलैरिटी m ढूंढना है, हमको पता है नंबर ऑफ मोल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n/l लिख सकता हूँ। ठीक है, n/l। अब जरा गौर से देखो, यहां पर क्या नंबर ऑफ मोल्स है तुम्हारे पास? नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। क्या वॉल्यूम है? यस, वॉल्यूम है। हाउ मच? 250 ml। बट हमको वॉल्यूम किस में चाहिए था? लीटर में। तो इस 250 को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं 250/1000 कर सकता हूं? ऑफ कोर्स, कन्वर्जन का तरीका है ये। ओके, अब देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स रह गया। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी अभी जस्ट सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। कितना मास हमने इसका डाल दिया है? 4 ग्राम। कितना डाला है? 4 ग्राम डाला है। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये बना जा करके 4 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। देखें, एटॉमिक मास याद है? याद नहीं है तो याद करो। मैंने कहा था 30 तक एटॉमिक मास और नंबर दोनों याद होने चाहिए। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का +1। हाउ मच? 40। ओके, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 40, ये कट गया। 1/10 दैट्स इक्वल टू 0.1। क्लियर हो गया? n की वैल्यू आ गई। अब सिंपल हमने इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 0.1 और लीटर 250 यहाँ पर रखेंगे। 250,000/1000। ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इंटू 1000। 250 से काट दूंगा इसको मैं, 4 टाइम में चला जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 मोल। 0.4 क्या लिख सकता हूँ मैं इसको?
0.4 या तो m लिखें और या मैं लिखूं 0.4 मोल पर लीटर। दोनों का मतलब एक है, ध्यान रखना। m मतलब कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी। तो ध्यान रखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लिख लो पहले। मोलैरिटी पूछ रहा है, फॉर्मूला लिख लिया NL। अब देखो क्या क्या गिवन है, L दे रखा था, लिख लिया यहाँ पे N को सोचो क्या बताया था, गिवन मास, अगर मास दे रखा, मास, वॉल्यूम दे रखा तो वॉल्यूम टर्म में मास देकर रखा था यहाँ पे, तो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, N निकाला, पुट किया और यहाँ पे लग गया। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस में आ जाएगा वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, आसान होता चला जाएगा। चलिए, एक तरीका तो ये था कि मैंने सॉल्यूट को पर लीटर में जज किया, कंसंट्रेशन मैंने बताया कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना है, इतने मोल्स हैं पर लीटर। बट बच्चों एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। यस, वेरी करने मतलब बदल जाता है। अगर आप किसी लिक्विड को हीट करोगे तो वॉल्यूम जो लिक्विड का होता है वो एक्सपेंड करता है। वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। सपोज ये बीकर था 100 ml का, तुमने यहाँ पे मेजरिंग बीकर होता है, लैब में देखा होगा, शायद नहीं देखा तो कोई बात नहीं, 11th में आ गए, अब देख लोगे, यहाँ पे 100 ml लिखा होगा। ठीक है, ये तुमने मेजरमेंट किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब तुम अगर इसी पानी को निकालो, खौलाओ और वापस डालो तो ये इस 100 ml पर रीड नहीं आएगा पानी, ये हल्का सा एक्सपेंड कर चुका होगा। जब ये एक्सपेंड कर गया होगा, पानी फैल गया है हीट होने की वजह से, ये पूरा सीख जाओगे अभी क्यों हीट करता है, कैसे हीट करता है, ये सब फिजिक्स के टॉपिक है, आगे जाकर के इसी 11th क्लास में इसको जान जाओगे, कोई बात नहीं। फिलहाल इतना समझो, हीट करने से वाटर जो होता है वो क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। अब तुमने क्या देखा कि अरे ये पानी तो ज्यादा है, तो तुम क्या करोगे, इस पानी को हल्का सा निकालोगे क्योंकि तुम्हें 100 ml चाहिए। अब जैसे ही तुम इस पानी को यहां से निकाल दोगे, क्या वाकई में ये 100 ml से पानी ज्यादा था? नहीं, टेम्परेचर बड़ा होने की वजह से ये एक्सपेंड किया, एक्सपेंड ज़्यादा होने की वजह से इसकी रीडिंग मोर देन 100 आ रही है। अब हमारी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू हम लोग जो जज करेंगे, निकालेंगे, वो हमारी क्या आएगी, गलत आएगी। तो एक और तरीका निकाला गया कि किसी भी टेम्परेचर पे, कितना भी हाई टेम्परेचर हो, कितना भी लो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर का किसी भी टाइप का कोई भी फर्क ना पड़े, इसीलिए इसको कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने का एक और तरीका निकाला गया, दैट इज मोलैलिटी। क्या है वो? मोलैलिटी। अब देखते हैं क्या ऐसी है मोलैलिटी, कैसे निकालते हैं। ओके, एक मिनट जरा, ये हल्का सा हिल गया, इसे चेक कर ले। ओके, तो अब देखते हैं जरा। अब अगेन टॉपिक सेम होता है हमारे पास। इसमें भी हम लोग क्या लेते हैं, 100 ml वो ले लिया वाटर, और वाटर हम लोग प्योर ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ सॉल्यूट डाल दिया। अब यहां पर जो मोलैलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। जैसे वो फॉर्मूला था, ये भी बताएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, वो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, ये पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखो क्लास, ये सॉल्वेंट है, बच्चा यहां पे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सॉल्यूशन का सोचता है। दिस इज ओनली वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये दिस इज द सॉल्वेंट। सॉल्यूट नहीं चाहिए हमें यहां पर, हमें यहां पर क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट का भी क्या चाहिए, मास चाहिए। अब यहां पर ज्यादातर जब तुम लोग न्यूमेरिकल लगाओगे तो एक चीज पक्का दे रखी होगी, डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी से क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कोई चीज वॉल्यूम में दे रखी है तो मैं उसको मास में कन्वर्ट कर सकता हूं। सपोज ये क्या है, वाटर है, कितना है, 100 ml है। अब ये जो 100 ml वाटर है, लेकिन मेरे को मोलैलिटी निकालनी है, तो लेकिन मेरे को मास चाहिए। अगर ये 100 ml मेरे को V पता है और अगर मेरे को डेंसिटी पता चल जाए तो मैं इस वाटर का मास निकाल सकता हूं। प्योर वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है।
तो यहाँ से वॉल्यूम में निकाल सकता हूँ d इंटू एम, डी की वैल्यू 1 और सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ, मास निकालना मेरे को, मास निकाल लूँगा d इंटू वी, डी दिया हुआ है 1 इंटू वॉल्यूम है 100, तो ये आ गया मेरे पास 100 ग्राम। तो ध्यान रखना इन मोलैलिटी वाले क्वेश्चन में अगर डेंसिटी दे रखी है तो उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो सकता है और ज़्यादातर केस में होता है। और होता क्या है एक्चुअली, हमको सिर्फ क्या निकालना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता है। कई बार हम लोग मास ऑफ करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, उसमें से चीज़ें सॉल्यूट का डिडक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। नंबर ऑफ सॉल्यूट सेम तरीका, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। रिमेंबर, ध्यान रखना इसका, मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर से फोकस कर रहा हूं मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग कि आखिरकार किस तरीके से ये सॉल्व होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 1.8 एनसीईआरटी की। इसमें क्या बोल रहा है ये 1.8, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। मेरे पास 3m NaCl का सोल्यूशन है। बच्चों जी ध्यान रखना, मैंने अपना एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज जिसको इंग्लिश को थोड़ा समझने में दिक्कत है ना, वो बहुत फोकस करे, क्योंकि आता होगा लेकिन न्यूमेरिकल नहीं समझ पाएगा, क्वेश्चन नहीं समझेगा तो न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। 3m NaCl का जो सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है ना, ओके। अब देख लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहां पर जो तरीका बताया था सेम तरीके चलेंगे। हमको क्या चाहिए, मोलैलिटी चाहिए, तो स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास इन kg। ठीक है, यहां पर अब एक चीज, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, पूरा लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम लोग गौर से देखोगे ना तो मोल समझ में आ रहे हैं, ये कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी है, मोल पर लीटर दे रखा है, ना तो मास ऑफ सॉल्वेंट समझ में आ रहा है, और डेंसिटी दे रखी है। यहां पर थोड़ा सा मामला फंसेगा, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में दिमाग ना पहुंचे, लेकिन अगर जरा गौर से देखें यहां पर, तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आज एक चीज याद कर लेना, समझ लेना इस वर्ड का क्या मतलब है। मेरे पास सॉल्यूशन कितना है, 3m, यानी कि इसको जरा गौर से देखो, 3m का क्या मतलब हो गया, मोलैरिटी है, m इक्वल टू n अपॉन l। ये 3m सोल्यूशन बना है, इसकी वैल्यू अगर मैं 3 कर दूं तो ऑब्वियसली बात है, हमने मोलैरिटी को किसके लिए, मोल्स पर लीटर के लिए स्पेसिफाई किया था, तो यानी कि 1 लीटर के लिए सोल्यूशन होगा ये, तो n अपॉन 1 हो गया और n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ध्यान रखना, ऐसे ही हो सकता है 3 स्मॉल m दे रखा हो, तो जो m की वैल्यू होती है वही n की वैल्यू हो जाती है। फिलहाल के लिए याद कर लेना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे दिमाग में चीजें समझ में आने लगेंगी। ये बात समझ में आ रही है, लीटर 3m दे रखा है ना, तो ये किसके लिए होगा, मोल पर लीटर के लिए होगा। मोलैरिटी 3 है तो मोल पर लीटर, लीटर की वैल्यू ऑटोमेटिक ऑब्वियस होगी, 1 लीटर होगी, 1 हट जाएगा, तो जो 3m की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, n की हो जाएगी। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, n मिल गया, n इक्वल टू 3 आ गया, 3 मोल, n इक्वल टू 3 मोल। अब जरा गौर से देखो, 3 मोल का मतलब NaCl, ठीक है ना, 3 मोल का मतलब, अब जब NaCl है तो यहां पर जो NaCl हाउ मच, कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 23, इसका वेट होता है 23, इसका होता है 35.5, तो 23 और 35.5 दैट्स इक्वल टू 5, 5 3 8,
3 2 5 58.5 ग्राम। ठीक है, 1 मोल 1 मोल 23 की 1 मोल का 23 था, तो 3 मोल ऑफ NaCl, सॉरी N कितना 3 मोल है ना, तो 1 मोल का वेट कितना हो गया 58.5 ग्राम। तो 3 मोल का वेट कितना हो जाएगा 3 इंटू 58.5 ग्राम। कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 3 8 जा 24 और 1 25, 2 3 5 जा 15 और 2 16 17 और 1 के बाद 0 लगा देंगे, इतने ग्राम। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पर देख लिया, हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं इस नीचे हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हम लोग एक चीज तो ऑलरेडी हो गई, 3m को हमने 1 लीटर के लिए लिया है, तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की D की वैल्यू कितनी है 1.25, क्या मैं इस सॉल्यूशन का मास नहीं निकाल सकता? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूं। D इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी D इंटू वी। D कितना है 1.25 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर यानी कि 1000 ml, तो मास की वैल्यू कितनी होगी 1 2 5 और 0 ग्राम। ये जो मास आया है निकल के, ये मास आ गया है किसका, सॉल्यूशन का। ये मास किसका आ गया है, सॉल्यूशन का आ गया है। अब मेरे को चाहिए किसका, केवल और केवल सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का मास कितना निकाला हमने, और दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। भाई पता है ना, मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से ये निकाल लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1250 माइनस, इसको कर देंगे 175.5, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आ जाएगी। इसको घटा देते हैं 175.5 तो 0। देखो न्यूमेरिकल शुरुआत जब सीख रहे हो तो बहुत आराम से और धीरे धीरे करना, बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है। साल के अंत तक आते आते ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाओगे। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, देन 14 में से 7 गए 7, 2 में से 1 गए 1 एंड दिस इज 1। कुछ गड़बड़ हो गई, 1200। ठीक है, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 5 गए 4 और एंड दिस इज 14 में से 7 गए, ये 0 आएगा। ठीक है, 1074 शिट 1074.5। ओके, अब हमारे पास वाली वैल्यू आ गई, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये किस में है, ये वैल्यू हमारे पास ग्राम में है, हमको किस में चाहिए, केजी में। तो अब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, हाउ मच 3, और ये केजी में, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 0 शिफ्ट कर देंगे, 1074.5 ग्राम है ये। ठीक है ना, हमको चाहिए किस में, केजी में, तो 3/1.075 केजी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, चाहे 1000 को ऊपर करके कर लो। और यहाँ पर एक देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है, मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन में बड़ा प्रॉब्लम करता है बच्चा, इसको कैसे करेंगे एग्जैक्टली करना क्या तरीका, तो वही है। हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 0 ऊपर शिफ्ट करेंगे। एक तरीका तो ये है, देखो एक तरीका तो ये है। अभी फिलहाल इसी तरीके से करोगे, 3 1 2 3 4 और नीचे वैल्यू कितनी आ गई 1075, 1 2 3 4 5, अभी भी एक 0 क्या है,
मतलब ऊपर के न्यूमरेटर हमारा क्या है, छोटा है, तो हम लोग एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अगर ऊपर एक जीरो बढ़ाते हैं, या फिर हम ऐसा कर लें, एक जीरो अगर बढ़ाते हैं तो इनटू, चलो इसको बताता हूँ मैं, अभी वो तरीका ही बताऊंगा, फिलहाल इसको डाइट कर लेते हैं। तो इसको मैं कर सकता हूँ 3000 डिवाइड बाय 10745। ठीक है, नॉर्मल एक तरीका ये डिवाइड करने का। दूसरा तरीका क्या है, इसका जो मोटा मोटा इस चैप्टर की शुरुआत में हमारे पास राउंडिंग ऑफ का पैटर्न था, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो राउंड ऑफ करके मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/1.1, और सिंपली क्या आ गया ये 30/11। अब ये मेरे लिए करना क्या हो गया, आसान हो गया। वैल्यू चेक करोगे, अगर 11 2 जा 22, कितना बचा ये 8, पॉइंट लग जाएगा 0, 11 7 जा कितना है ये 77, तो 2.7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है। और अगर हम इसका आंसर चेक करें तो 2.79, इसका आंसर क्या आ रहा है 2.79। तो देख सकते हैं इस वैल्यू को ऐसे करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, राउंड ऑफ कर लेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो राउंड ऑफ करने का तरीका जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जरूर सीखे, वो बहुत जगह हमारा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी स्मॉल m और मोलैरिटी कैपिटल M, इन दो टर्म में हम लोग सॉल्यूट के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, ठीक है ना, उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। और केमिस्ट्री में हमेशा हम लोग इसी टर्म में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि इस सॉल्वेंट के अंदर इस सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते, केजी में तो हम लोग बहुत चुटकी चुटकी भर लेते हैं ना, तो इसलिए हम कहते हैं इतने मोल इतने लीटर में है, मोल्स की मोलैरिटी की बात करेंगे, इतने मोल्स इतने केजी में है। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसकी टर्म में बात करते हैं, और उसकी टर्म में बात करने के लिए हमारे पास दो नए टर्म आते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो ध्यान रखो बच्चों, ये जो टर्म है मोलैलिटी और मोलैरिटी, दे आर द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। जो सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था कि ये चीनी ज्यादा मीठी है, कितनी मीठी है इन टर्म्स ऑफ मोल बताएंगे हम लोग, कितने मोल्स इसमें है। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और हैं, एक दो टर्म और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं। तीसरा टर्म आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तीसरा टर्म आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ द थर्ड टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई सिंबल नहीं है एज इट इज, कुछ बुक्स उसको काई से रिप्रेजेंट कर देती है, कुछ किसी से रिप्रेजेंट कर देती है, हमारी एनसीईआरटी में किसी से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो हम लोग सिंपली उसमें एक्स का टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, कैपिटल एक्स का। क्या चीज है मोल फ्रैक्शन समझते हैं। एक बीकर लिया हमने, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ए सॉल्यूट डाला, एक और डाल दिया, बी सॉल्यूट डाल दिया, एक सॉल्यूट डाल दिया ए, दूसरा डाल दिया बी। अब नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने होंगे Na, बी के कितने होंगे बी, ठीक है, दोनों को मिला के हम उसे 100% मान लेंगे। अब उस 100% में ए का कितना फ्रैक्शन है या बी का कितना फ्रैक्शन है, तो सिंपल सी बात है, मैंने पता ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे मार्क्स आते हैं, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो साइंस में कितने परसेंटेज, साइंस के नंबर्स का कितनी वैल्यू है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे जितने टोटल मार्क्स आए हैं उसमें साइंस की वैल्यू रख लेंगे ऊपर और परसेंटेज निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से ए के मोल्स कितने हैं, उसका कितना फ्रैक्शन है, टोटल 100% में से जितना भी होगा उसको 100% मान लेंगे। ए का कितना फ्रैक्शन है, तो Na टोटल फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल्स कितने थे, Na प्लस Nb, तो ए का फ्रैक्शन निकल आएगा टोटल मोल्स के रेस्पेक्ट में। इसी तरह XB, इसके लिए क्या होगा, NB इक्वल टू Na प्लस NB। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन, उसके रेस्पेक्ट में, टोटल मोल्स के रेस्पेक्ट में किस सॉल्यूट का मोल्स का क्या फ्रैक्शन है, उसका फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, और कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, दोनों का 100% मानते हैं, इसी वजह से XA प्लस XB is always equal to 1, is always equal to 1। ये बात समझ में आई। तो इसीलिए
न्यूमेरिकल का भी कर रहे हो और XA निकाल लिया है तो XB के लिए ये लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल मत करना, इस तरह सॉल्यूशन मत करना। XB को सिंपली 1 माइनस XA कर लेना। ये XB निकाल लिया है तो XA के लिए 1 माइनस XB कर लेना। दिस इज द ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स के जो मोल्स होते हैं उसमें एक सॉल्यूट के मोल का टोटल मोल्स के रेस्पेक्ट में कितना फ्रैक्शन है, बस उसकी कैलकुलेशन होती है ये। ओके, इसका यूज होगा आगे जाकर के न्यूमेरिकल में, तब देखेंगे इसको। फिर एक टर्म और आती है हमारे पास सॉल्यूशन में और वो टर्म है हमारे पास मास परसेंट। वो टर्म क्या है? मास परसेंट। मास परसेंट कुछ नहीं है, यहां पे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, बस मतलब सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है, मास परसेंट है ना, तो सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है। हम कहते हैं ना कहीं कितना उसमें टोटल नंबर्स 500, कितने नंबर आए 400 या 450, वो ऊपर रख देते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने 2 ग्राम कोई चीज़ मिला दी है किसमें? वाटर में। तो बताओ इस सॉल्यूट का मास परसेंट कितना है उस सॉल्यूशन में। तो सिंपली क्या करेंगे, 2 ग्राम ऊपर आ जाएगा। वाटर का मास देखें अगर, ये 2 ग्राम और ये 16 ग्राम, टोटल कितना हो गया 18, और 2 ग्राम ये है, तो 2 और 18 20, तो 2/20। तो ये इसका मास परसेंट आ गया। ये सिंपल चीज़ें हैं। मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट था वो मोलैरिटी और मोलैलिटी का था। अब इसमें एक चीज़ और आती है, ये तो हो गया हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट। मोलैरिटी और मोलैलिटी पे खास फोकस करना, 12th में जाके चैप्टर आएगा सॉल्यूशन, और कई जगह पे 12th में नहीं, इवन अभी तो 11th में हो, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, कई जगह ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, इसी में आगे आ जाए अगर हम लोग, तो उसको हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं, कि कोई सॉल्यूशन है उसको हमने डाइल्यूट कर दिया है। क्या कर दिया? उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। अब डाइल्यूट करने का मतलब अगर नहीं पता है तो फिर समस्या है, मैं बता देता हूं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर और डाइल्यूशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है, एक बीकर था 100 ml। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर कुछ मोल्स मौजूद थे किसी के, Na कोई सॉल्यूट था, ठीक है, उसके अंदर Na मोल्स मौजूद थे। तुमने क्या किया, इसको पानी बढ़ा दिया और 100 ml डाल दिया। अब वो पूछ रहा है, जब केवल 100 ml था तब इसकी मोलैरिटी कुछ M1 थी, अब पूरा कितना हो गया 200 ml हो गया, अब इसकी मोलैरिटी M2 हो गई है। तो बस ये जो चेंज इन मोलैरिटी होती है इसका कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो कैसे होगा ये। अगर मैं पहले वाले 100 ml की बात करूं तो जो M1 होगा वो नंबर ऑफ मोल्स पता है ना, Na की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो गिवन मास तो हमारे पास उतना का उतना ही था, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, केवल हमने पानी को बढ़ा दिया। नीचे वॉल्यूम कितना था 100। दूसरे केस में M2 क्या हो जाएगा, N/200। ये ml में है नो डाउट, अभी उसको हम उसमें भी चेंज कर लेंगे। अब जरा गौर से देखो, इसको क्या मैं N = M1 और इस वॉल्यूम को V1 मान लूँ तो V1 लिख सकता हूँ, और इसको अगर गौर से देखो तो इस वॉल्यूम को मैं V2 मान लूँ तो N = M1 और V2 मान सकता हूँ, सॉरी M2, मोलैरिटी चेंज हो गई, और V2। तो यानी कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि हमारा गिवन मास तो उतना का उतना ही है, मॉलिक्यूलर मास उतना का उतना ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, केवल वॉल्यूम में और मोलैरिटी में। तो अब मैं कह सकता हूँ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो M1 V1 = M2 V2। ये डाइल्यूशन की वजह से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1 V1 = M2 V2, और हमारे पास डायरेक्ट मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी। हमें बीच में मोल सोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, जो अभी तक हमने ये सारा पढ़ लिया है मोल वाले कॉन्सेप्ट को,
उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लो, जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो साउंड डायरेक्ट पॉज करके आप लोगों को डायरेक्ट करना होगा। ये नहीं कि आप हेल्प ले रहे हैं, पहले आप उसको पॉज करके ट्राई करेंगे, फिर उसको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उसको हम अप्रोच करेंगे न्यूमेरिकल को। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको। ये नहीं कि पढ़ा देखा वीडियो और छोड़ दिया, रेस्ट लेकर के तुरंत उसके बाद 1 घंटे बाद लग जाओ पढ़ने के लिए, और बिल्कुल इसके ऊपर कमांड करो ताकि जब हम आगे न्यूमेरिकल लगाएं तो वो फटाफट तुम लोगों से लगे। ओके, ऑल द बेस्ट।